अब बात करते हैं कथा की प्राचीनता के बारे में कि कथा की जो परंपरा है वो कितनी पुरानी है। तो मौखिक रूप में कथा कितनी प्राचीन है, यानी मौखिक का मतलब जब लेखन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, या वैसे भी मैंने आपको बताया कि कथा का मतलब ही है कि कोई श्रावयिता हो और कोई श्रोता हो। लेकिन ये पता नहीं कि कब से है, इसका इतिहास उपलब्ध नहीं है मौखिक रूप से। यह अत्यंत प्राचीन है। इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि आज भी यह मनुष्य की सहज और जन्मजात प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। सहज जो अपने आप आए, जन्मजात यानी जन्म से, इननेट बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब कैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनना पसंद है, कैसे उनके बड़े उनको कहानियां सुनाते हैं, कैसे हम अपने अनुभव सुनाते हैं, कैसे कोई बूढ़ा आदमी एकदम परेशान रहता है अपने अनुभव सुनाने के लिए कहानी के रूप में या कहानियां सुनाने के लिए। एक व्यस्त आदमी, एक व्यस्त गृहस्थ जो जवान है, वो कहानी सुनाने में उतनी रुचि नहीं लेता क्योंकि उसके सामने 75 काम होते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा कहानी सुनने के लिए मरा जाता है, मतलब खूब इंटरेस्ट रहता है उसका, और एक बूढ़ा आदमी उसको कहानी सुनाने में मजा आता है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से जुड़ी बात है, वो हमारे खून में है। कदाचित मनुष्य के जन्म के साथ ही कथा का जन्म हो गया था। ये एक बड़ा अच्छा वाक्य है। नृतत्व शास्त्रियों ने आदिम मानवों की प्राप्त खोपड़ियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि पूरा पाषाण युग का मनुष्य कथा कहने सुनने लगा था। पूरा पाषाण काल यानी इतिहास में जो सबसे पहले का समय है। पूरा पाषाण काल का मतलब जब पत्थर की खोज हुई थी सबसे पहले, तो वो इंसान, जैसे आप पाषाण काल को बांटेंगे तो पूरा पाषाण काल, एक पाषाण का पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, ठीक है। संभवतः दिन भर शिकार करने के बाद रात को जब वे विश्राम के निमित्त हिंस पशुओं के बचाव के लिए चारों तरफ आग का जलता हुआ घेरा बनाकर समूह में बैठते होंगे, तो उनके दिन भर के शिकार के अनुभवों के रूप में कथा का जन्म हुआ होगा। वही मैंने कहा आपसे ना कि अपने अनुभव को कैसे शेयर करने के लिए एक जो है प्रवृत्ति बनी होती है, प्रवृत्त होता है आदमी। शनय शनय मतलब धीरे धीरे उसमें कल्पना भी मिश्रित होने लगी होगी। और कभी ऐसा भी समय आया होगा जब शिशुओं का मनोरंजन करने के लिए वास्तविक अनुभव की कोई आवश्यकता ही न रह गई होगी। कोई बूढ़ा आदि मानव बिना शिकार में गए अपने पूर्व अनुभवों और कल्पना की सहायता से नई नई कथा गढ़ लेने में महारत हो जाता रहा हो, और इस प्रकार कथा कहने की कला का विकास हो गया हो। यद्यपि यह है अनुमान ही, पर कथा का जन्म जरूर ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ होगा। मतलब ये कहीं लिखा नहीं है कि आप कंफर्म करें कि ये बात हुई होगी, लेकिन एक अंदाजा लगाते हैं हम कि इस तरह से जो है कथा हुई होगी। कथा की प्राचीनता के बारे में हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कथा के मूल उद्देश्य की। तो पहले से ही क्लियर है, अभी जो हमने पढ़ा उसी से क्लियर हो गया होगा। बच्चों को सुनाने का मतलब क्यों? मनोरंजन। तो अनुमानतः कथा पहले मनोरंजन का ही काम करती होगी, पर धीरे धीरे उपयोग उसका उपदेश देने या मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा होगा। आज देखिए कहानी लोग कैसे सुनाते हैं। कहानी लोग कैसे सुनाते हैं। अभी कल की बात है, बताया एसडीएम साहब ने कि उनके जो गुरुजी थे, सफल लोगों को बधाई देने के बाद असफल लोगों के लिए उन्होंने कहानी सुनाई वरदराज की।
वरदराज की कहानी वही है कि वरदराज मूर्ख किस्म के थे। तो एक समय के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम जाओ यहाँ से, घर चले जाओ, घर जाके कुछ काम धाम करो। तो वरदराज जा रहे थे, सत्तू उत्तू की लिट्टी मिल गई थी उनको भूख लगने पर, खाने के लिए भूख लगी। तो एक कुएं के जगत के पास रुक गए। तो वहाँ पर जो घिरनी थी पत्थर वाली, रस्सी का निशान उस पर पड़ा देखा तो एहसास हो गया कि लगातार रस्सी काम करके पत्थर को घिस सकती है, तो एक आदमी मेहनत करके क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। और तभी वो बात निकल करके आई कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजाना रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। तो ये बात गुरुजी ने एक कहानी वरदराज की क्यों सुनाई कि जो पिछड़ रहे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रैक्टिस की, अभ्यास की। तो कहानी रुचि तो पैदा करती ही है, मनोरंजन तो करती ही है, साथ में उपदेश देने का काम भी करती है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो एक लंबी परंपरा है उपदेश के लिए। हितोपदेश की कहानियाँ, हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें कोई न कोई उपदेश छुपा हुआ रहता है। हमारे यहाँ मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाती है, बच्चों को नैतिक शिक्षा की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। तो एक तरह से प्रीच करने के लिए भी, एक तरह से उपदेश देने के लिए भी जो है कहानियों का इस्तेमाल हुआ होगा, होता भी है। वैदिक काल की कथा का उपयोग इस काम के लिए होता रहा है। किस काम के लिए? उपदेश देने के लिए। यस। यानी अगर पूरा पाषाण काल या पाषाण काल की बात करें तो उसमें शायद वो मनोरंजन के लिए रहा होगा। वैदिक काल में इसका उपयोग उपदेश के लिए हो गया, उपदेश के लिए। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ना कई बार कि लगता है कि मैं ही सब कुछ लिखा हूँ, मैंने इसको पढ़ा नहीं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। देखिए आगे की लाइन क्या लिखी है? पंचतंत्र। कथा को उपदेश का माध्यम बनाने का एक बढ़िया उदाहरण पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। यानी 1000 के आसपास। पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, अविनीत, उच्छृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। याद रखिए, यानी कुछ राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए कहानी लिखी गई थी। राजकुमार कैसे थे? अविनीत, उच्च श्रृंखल और मूर्ख। उनके लिए इस कहानी की रचना हुई। और देखिए कि बाद में पंचतंत्र की तमाम कहानियां सिलेबस में इंट्रोड्यूस करके बच्चों को कितना ज्ञान दिया गया। अगर आपको याद होगा, वो कहानी अगर याद होगी कि 4 पंडित थे जो वास्तव में थे मूर्ख, लेकिन पढ़ लिख करके जान गए थे कि किसी को जिंदा कैसे किया जाता है। मतलब किताबी ज्ञान हो गया था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं था उनके पास। तो उन्होंने शेर के, मरा हुआ शेर देखा तो उसको भी जिला दिया। उसमें एक जो शायद मूर्ख था कोई, वो कहा कि रुको रुको, अरे मत करो सब, तुम सब क्यों कर रहे हो? तो कहे कि नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो करेंगे, उसको जिंदा करेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, करना है तो करो, पहले मुझे चढ़ जाने दो पेड़ पर। तो जो मूर्ख कहा जा रहा था वो अपने को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, और जो 4 लोग शेर को जिंदा कर दिए, शेर जिंदा हुआ, इन्हीं 4 को खा गया। तो क्या आपने ये कहानी सुनी है? तो वो उसी की कहानी है, वो जो मतलब पंचतंत्र की हुई एक कहानी। ऐसी ही कई कहानी आपको मिलेंगी उसमें। यह भी कथाओं का संकलन ही है। यह 5 प्रकरणों में विभाजित है। प्रत्येक प्रकरण में परस्पर गुंफित अनेक कहानियां हैं जो एक ही विषय का प्रतिपादन करती हैं। 5 प्रकरणों में है ये पंचतंत्र, इसलिए उसका नाम है पंचतंत्र। पंच मतलब 5।
इसकी एक विशेषता यह है कि यह पशु पक्षियों की कथा है। पशु पक्षियों की कथा है। इस कथा में पशु पक्षी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य की ही बोलते हैं। वो चंपक की कहानी अगर आपने कभी पढ़ी है चंपक की कहानियाँ, उसमें सारे कैरेक्टर जो है जानवर ही होते हैं। अंग्रेजी में ऐसी कहानियों को कहा जाता है फैबल, FABLE, फैबल। बाल मन इसमें कोई असंगति नहीं देखता, क्योंकि वह कथा में यह नहीं पूछता ऐसा कैसे हुआ, बल्कि यह पूछता है कि फिर क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, यही तो है कथा, ऐसा कैसे वाली बात नहीं आती है उसमें। हालांकि इसी चीज को समझाने के लिए S.T. कॉलरिज ने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जैसे कई बार आप रचनाओं में कुछ बातें ऐसी देखते हैं जो विश्वास करने योग्य नहीं होती, लेकिन आप उस पर प्रश्न नहीं उठाते, आप मान लेते हैं कि हाँ ये सही है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण है, ये उसी का है कि आप अपने डिसबिलीफ को विलिंग सस्पेंशन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं जानबूझ करके। जैसे आप जब सिनेमा देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है और किसी बात पर गुस्सा होकर के सामने वाले को उसने पत्थर मार दिया, और पत्थर मारने के बाद वो दौड़ के लगा भागने, और वही बच्चा दौड़ते 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 अमिताभ बच्चन बन गया। होता है कि नहीं सिनेमा में ऐसा? तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बार आपने दौड़ शुरू की और दौड़ते दौड़ते आप जवान हो गए और अमिताभ बच्चन बन गए? लेकिन देखने वाला कभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, क्योंकि वो अपने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का इस्तेमाल करता है। वो समझ जाता है कि ये सांकेतिक है, ये इसका मतलब ये है कि यही बच्चा बड़ा होकर के अमिताभ बना। हमने पूरी जिंदगी को 3 घंटे में समेट दी और हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, हम समझदार हैं, हम समझ गए। रियलिटी में वैसा संभव नहीं है। खैर, तो अविश्वास बालमन नहीं होता। शुद्ध कथा श्रोता की भी यही विशेषता होती है। अब कोई कहानी अगर कहने लगे, जैसे हम लोग कहानी सुनते थे बचपन में, हमारे एक दादी के दादाजी थे, मतलब अभी हैं वो, उनसे कहानी सुनते थे। ऐसे एक राजा था, वो कमाने के लिए परदेश गया। दोनों स्टेटमेंट बड़े कंट्राडिक्टरी हैं कि अगर वो राजा सच में है तो उसको कमाने की क्या जरूरत है, परदेश आने की क्या जरूरत है। तो अब कभी कभी मन करता था पूछने का कि ये क्या बात हो गई, लेकिन नहीं पूछता था आदमी। अच्छा, तो क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में ये चीज रही है कि जब भी कहानी की बात आती है तो राजा रानी की बात हमें ज्यादा प्रभावित करती है, हमें परियों की कहानी ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये कह सकते हैं कि एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ही, या एक तरह से माहौल बनाने के लिए ही कहानी में जो है शुरुआत में वो स्टेटमेंट आ जाता है, एक राजा था। कार्य कारण संबंध दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं में असंगतियां भरी हुई हैं। वही लॉजिक आप नहीं खोज पाएंगे। कौतूहल का तत्व ही कथा को आगे बढ़ाता है, पर उसकी प्रत्येक कथा किसी न किसी प्रयोजन से निर्मित है, उद्देश्य है उसका। तो उसमें कथा गौण है, पंचतंत्र की बात हो रही है, प्रयोजन ही प्रधान है, उद्देश्य उसका प्रधान है। यह भी कथा के विकास का एक चरण है जो वर्णन की सृजनात्मकता के समानांतर अग्रसर हुआ है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पंचतंत्र में भाषिक सृजनात्मकता पैदा करने की कोशिश नहीं दिखलाई पड़ती।
कारण यह है कि यह केवल बच्चों के लिए निर्मित है, मतलब बड़ी बड़ी भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं हुई है, जिसकी भाषा सृजनात्मकता में कोई रुचि नहीं होती। किसको? बच्चों को। आप बड़े बड़े टर्म बताएंगे तो बच्चे, अब बच्चों को आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बताएंगे, उनको मतलब नहीं है उससे। पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं और श्रोता भिक्षुगण। ये सारी कथाएं अलग अलग हैं। पंचतंत्र की कथाओं, तो यानी एक आप जातक कथा भी देख लीजिए, पंचतंत्र और जातक कथा। अच्छे अच्छे उदाहरण अगर आपके उत्तर में रहेंगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपने पढ़ाई की। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार हैं। जैसे अब ये क्या कहने का मतलब है, जो कथा सुनाने वाले होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी। कभी जो कहानी आप, और उन्हीं को कहा जाता है नरेटर। नरेटर यानी कथा कहने वाले, कथा कहने वाले या कथा कहने वाला। महत्वपूर्ण क्या है जानती हैं? जैसे आपने श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री रामचरितमानस का राइटर कौन है, श्री रामचरितमानस का राइटर कौन है? तुलसीदास। पूरा नाम बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। तो लिखा तो सब तुलसीदास ने ही है, लेकिन आपको पता है कि ये पूरी की पूरी कथा जो है कोई किसी को सुना रहा है। जब आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो देखिएगा कि शुरू में ही है क्लियर कि वो कथा पार्वती जी शिव जी से सुनना चाहती हैं, तो शिव जी कथा कह रहे हैं, राम की कथा। तो शिव जी कह रहे हैं और जो है शिव जी ने कहा, पार्वती ने सुना, तो शिव जी हो गए नरेटर और पार्वती हो गए श्रोता। यानी वो कथा कहने वाले हो गए ये श्रोता, वो शायविता हो गए और वो श्रोता हो गई। और रामचरितमानस की कथा तो 3-4 लेयर में है। 3-4 लेयर का मतलब वही कथा अलग अलग लोग सुना रहे हैं। एक बीच में कोई और नाम मैं भूल रहा हूं। एक है कि शायद भारद्वाज सुना रहे हैं या याज्ञवल्क्य सुन रहे हैं, कोई और सुना रहा है, काकभूषुंडी सुन रहे हैं। और फिर जब ये कहानी जो पढ़ते हैं रामचरितमानस को, तो उस समय भी एक सुनाने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। यानी कई लेयर्स के उसमें कथा कहने वाले और सुनने वाले लोग हैं। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था उसका उत्तर यह है कि मानस के अनुसार प्रमुख रूप से मानस रूपी सर या सरोवर, सरोवर यानी तालाब, मानस रूपी सरोवर के 4 घाट पर 4 वक्ता एवं 4 श्रोता हैं। प्रथम घाट पर शिव वक्ता हैं और श्रोता है मां पार्वती। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य वक्ता हैं और ऋषि भारद्वाज श्रोता। मैंने सही बताया था। तीसरे घाट पर, ये थोड़ा गलत हो गया था, तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जो हैं वो वक्ता हैं और पक्षीराज गरुण जो हैं वो श्रोता हैं। और चौथे घाट पर गुरु श्री नरहरिदास वक्ता हैं और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्रोता के रूप में विद्यमान हैं। और 5वें के स्तर पर आप देख लीजिए कि ये कहानी जो कहता है, रामचरितमानस को जो पढ़ता है वो वक्ता हो जाता है और जो सुनता है वो श्रोता हो जाता है। घटनाएं इतनी रोचक हैं कि राजकुमार आगे की कथा सुनने के अपने कुतूहल को रोक नहीं पाते। केंद्रीय कथा किसी पशु या पक्षी समुदाय की होती है, जिसके पात्रों को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती हैं। उपदेशों में बालकों की रुचि बिल्कुल नहीं है
और विष्णु शर्मा इसे अच्छी तरह जानते हैं। वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कुतूहल से भर देने की कला में माहिर हैं, पर इसके साथ ही वे उनमें शिक्षा के तत्व भर देने की कला में भी निष्णात हैं। निष्णात मतलब कुशल। 6 महीने बीतते बीतते कथा तो समाप्त हो जाती है, पर राजनीति के उपदेश राजकुमारों के मन पर अंकित हो जाते हैं। कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है। कथा के परवर्ती विकास में कथाकार के इस ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये बात आपकी रही कथा की प्राचीनता और कथा का मूल उद्देश्य।